क्या ये मुमकिन है कि एक इंसान का दिमाग, मतलब एक टूटे हुए बेकार पड़े चार्जर और उसकी खुद की पहचान के बीच का अंतर ही भूल जाए? सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? बिल्कुल, बहुत अजीब लगता है। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। और ये एक ऐसा रहस्य है जिससे हम सभी वाकिफ है। हाँ, क्योंकि हम सभी के घरों में कोई ना कोई ऐसा कोना, कोई दराज या कोई अलमारी जरूर होती है जिसे खोलने पर ऐसा लगता है जैसे समय किसी एक बिंदु पर आकर रुक गया हो। सही कहा। जहाँ पुरानी फिल्मों के टिकट होते हैं, कुछ टूटे हुए चार्जिंग केबल पड़े होते हैं, ऐसे फोन के केबल जो अब इस दुनिया में शायद ही कहीं मौजूद हों। बिल्कुल। और ऐसे कपड़े भी होते हैं जिन्हें पिछले 10 सालों से छुआ तक नहीं गया है। आमतौर पर जब हम इन चीजों को देखते हैं तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि ये सब बस आलस्य का नतीजा है। ऐसा लगता है कि यार समय नहीं मिला या फिर सफाई करने की आदत ही नहीं है। हाँ, बाहरी तौर पर ये आलस्य ही लगता है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे बहुत ही गहरा और जटिल मानसिक तंत्र काम कर रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग इन बेकार से दिखने वाली चीजों को फेंकने से इतना डरता क्यों है। ये सचमुच एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया है। जब हम इन भौतिक चीजों को देखते हैं तो हम अक्सर उन्हें केवल वस्तु मान लेते हैं। मतलब थोड़ा सा प्लास्टिक, कुछ तार या कपड़े का एक टुकड़ा। बिल्कुल। लेकिन इंसान का दिमाग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। दिमाग के लिए ये चीजें केवल निर्जीव वस्तुएं नहीं है, बल्कि ये इमोशनल एंकर यानी भावनात्मक सहारे बन चुकी होती हैं। इमोशनल एंकर, ये शब्द बहुत दिलचस्प है। हाँ, जब कोई व्यक्ति उस पुरानी दराज को साफ करने की कोशिश करता है और मान लीजिए एक पुराने टूटे हुए गैजेट को कूड़ेदान में डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो क्या होता है? तो दिमाग में एक अलार्म बजने लगता है। और वो अलार्म इसलिए नहीं बजता कि उस गैजेट की कोई आर्थिक कीमत बची है। तो फिर क्यों बजता है? वो इसलिए बचता है क्योंकि दिमाग को लगता है कि उस वस्तु को फेंकने का मतलब है खुद के एक हिस्से को खो देना। लेकिन एक मिनट, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान बस आलसी हो? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब क्या हर कबाड़ के पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण खोजना जरूरी है? अक्सर मुझे खुद लगता है कि मुझे बस कूड़ेदान तक जाने में आलस आ रहा है, इसलिए वो पुराना डिब्बा वहीं पड़ा है। मैं समझ सकती हूँ। क्या हम इस पूरी बात को कुछ ज्यादा ही जटिल नहीं बना रहे हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। बेशक आलस्य भी एक कारण हो सकता है। हाँ, वही तो। लेकिन दोनों में फर्क करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर वो सिर्फ आलस्य है तो जिस दिन कोई आखिरकार उस डिब्बे को फेंकता है उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि राहत मिलती है कि चलो कचरा साफ हुआ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन मामलों की हम चर्चा कर रहे हैं वहां जब व्यक्ति उस वस्तु को फेंकने की कोशिश करता है तो उसे एक अजीब सी घबराहट होती है। घबराहट? हाँ, घबराहट, अपराध बोध या एक तरह की मानसिक पीड़ा महसूस होती है। ये सिर्फ आलस्य नहीं है, ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध है। अच्छा, तो ये एक मानसिक संघर्ष बन जाता है। सही कहा। इंसान का दिमाग बाहरी वस्तुओं और अपनी खुद की आंतरिक पहचान के बीच भ्रमित हो जाता है। अपनी खुद की पहचान के बीच भ्रमित हो जाना? इसे थोड़ा और समझाइए। एक प्लास्टिक का डब्बा या पुराना तार मेरी पहचान कैसे हो सकता है? मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। एक पुराने हाई स्कूल की जर्सी या किसी अलमारी के ऊपर रखी धूल भरी ट्रॉफी के बारे में सोचिए। हाँ, लगभग हर घर में ऐसी एक ट्रॉफी होती है। देखने वाले के लिए वो सिर्फ एक पुराना कपड़ा या पीतल का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग के लिए वो जर्सी उस समय का एक भौतिक प्रमाण है जब वो युवा था। मतलब जब वो ऊर्जा से भरा था या किसी टीम का एक अहम हिस्सा था। बिल्कुल। हमारा दिमाग बहुत ही अमूर्त चीजों को भौतिक वस्तुओं के साथ जोड़ देता है, उन्हें मैप कर देता है। तो वो जर्सी असल में वो व्यक्ति खुद है, उसके अपने अतीत के रूप में। हाँ, मनोविज्ञान में एक तुलना बहुत ही खूबसूरती से की जाती है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो टैटू बनवाने से इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि वे हमेशा के लिए खुद के किसी एक स्वरूप से बंधना नहीं चाहते। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है ना? इसके ठीक विपरीत जो लोग पुरानी चीजों को नहीं फेंक पाते वे असल में अपने पुराने स्वरूपों को उन वस्तुओं के जरिए अपने आसपास बांध कर रखना चाहते हैं। मतलब वे खुद को उस पुरानी पहचान में कैद कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि अगर वो जर्सी चली गई तो वो युवा और ऊर्जावान स्वरूप भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये टैटू वाली तुलना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मतलब टैटू ना बनवाने वाला इंसान भविष्य में बदलने की आजादी चाहता है
और चीजें जमा करने वाला इंसान? वह अपने अतीत को एक सांचे में ढालकर रखना चाहता है। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर मेरे मन में एक नई एनालॉजी आ रही है। बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे हम किसी कंप्यूटर में पुराने और बेकार सॉफ्टवेयर को डिलीट करने से कतराते हैं? ये दिलचस्प है। कैसे? मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो हार्ड ड्राइव में भारी जगह घेर रहा है, पूरे सिस्टम को धीमा कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसे डिलीट करने वाले बटन पर क्लिक करने से पहले एक अजीब सी हिचकिचाहट होती है। ये डर लगता है कि कहीं इसे हटाने से हम उस पुराने दौर को ही तो नहीं मिटा देंगे जब हम इसका बहुत इस्तेमाल करते थे। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है, और इस एनालॉजी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि होर्डिंग या पुरानी चीजों को जमा करना असल में एक सिस्टम क्रैश की तरह है। सिस्टम क्रैश मतलब दिमाग का सिस्टम? हाँ, कंप्यूटर की तरह ही जब दिमाग का मानसिक स्पेस पुरानी फाइलों यानी पुरानी पहचान के प्रतीकों से भरा रहता है तो नई अनुभव और नई पहचान के लिए जगह ही नहीं बचती। क्योंकि हार्ड ड्राइव तो फुल हो चुकी है। बिल्कुल सही। इंसान का व्यक्तिगत विकास तभी होता है जब वो पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तो अगर हम अतीत को नहीं छोड़ेंगे तो हम आज के कैसे जी पाएंगे? यही तो बात है। जब कोई व्यक्ति अपने 10 साल पुराने स्वरूप से चिपका रहता है तो वो वर्तमान में खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता। वो उन वस्तुओं के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं अभी भी वही इंसान हूँ, जबकि हकीकत में समय बहुत आगे बढ़ चुका होता है। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया कि हम अपने अतीत की पहचान से कैसे और क्यों चिपके रहते हैं। लेकिन हम इंसान की परेशानी सिर्फ अतीत तक सीमित तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि इस पूरी आदत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भविष्य के डर से भी संचालित होता है। स्रोत सामग्री में द कंट्रोल लूप की एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने आती है। हाँ, द कंट्रोल लूप। ये एंग्जाइटी से जुड़ा है। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां हर तरफ अनिश्चितता है, एंग्जाइटी यानी चिंता से घिरे एक दिमाग को भविष्य पर नियंत्रण की सख्त जरूरत महसूस होती है। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। सही कहा। तो जब कोई इंसान एक टूटा हुआ गैजेट या कोई ऐसा पुर्जा संभालकर रखता है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो उसके पीछे एक ही विचार होता है, शायद एक दिन इसकी जरूरत पड़ जाए। एकदम सही, शायद एक दिन इसकी जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल। एंग्जाइटी से भरा दिमाग हमेशा क्या होगा अगर वाले परिदृश्यों की कल्पना करता रहता है। मतलब व्हाट इफ सिनेरियो। हाँ, क्या होगा अगर कल मुझे इस खास तरह के पेंच की जरूरत पड़ गई और मेरे पास ये नहीं हुआ। इस डर से बचने के लिए वो उस बेकार चीज को रख लेता है। तो ये असल में एक झूठी सुरक्षा की भावना है। हाँ, ये एक मानसिक तरकीब है। उस वस्तु को अपने पास रखकर इंसान को ये भ्रम होता है कि उसने भविष्य की एक संभावित समस्या का समाधान पहले ही कर लिया है, भले ही वो समस्या कभी आए ही ना। बिल्कुल। वो खुद को भविष्य में होने वाली किसी गलती या ऐसी स्थिति से बचा रहा है जहां वो खुद को असहाय महसूस कर सकता है। इस कंट्रोल लूप को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई इंसान चिलचिलाती धूप में एक सूखे रेगिस्तान में अपने साथ एक बड़ा सा छाता लेकर चल रहा हो। रेगिस्तान में छाता? हाँ, सिर्फ इस डर से कि शायद कभी बारिश हो जाए। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मतलब वो छाता उसे धूप से नहीं बचा रहा, ना ही वहां बारिश होने की कोई उम्मीद है, वो बस उसका बोझ बढ़ा रहा है। वो पसीने से लथपथ है, थक चुका है, लेकिन वो उस छाते को फेंकने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उस 0.1% संभावना से डरता है कि अगर बारिश हुई और छाता नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, मेरा मतलब है अगर हम इसे और गहराई से समझें, तो ये सिर्फ भविष्य के एक सामान्य डर तक सीमित नहीं है। तो ये कहाँ से आता है? इसकी जड़ें हमारे न्यूरोलॉजिकल विकास और पुराने सर्वाइवल पैटर्न यानी जीवित रहने की जद्दोजहद से गहराई से जुड़ी हुई हैं। सर्वाइवल पैटर्न? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये दिमाग की वायरिंग का मामला है। अच्छा, दिमाग की वायरिंग कैसे बदल जाती है? यदि कोई व्यक्ति ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है जहां संसाधनों की भारी कमी थी, चाहे वो बचपन में गरीबी का दौर रहा हो या कोई ऐसा समय जहां हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता हो, तो इसका असर दिमाग पर स्थायी हो जाता है। बिल्कुल। उसका अमिगडाला, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरे को भांपता है, वो हमेशा के लिए सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यानी उनका दिमाग हमेशा ये मानता है कि खतरा बस आने ही वाला है और उनके पास बचने के साधन नहीं होंगे। सही कहा।
एक बार जब दिमाग इस सर्वाइवल मोड में सेट हो जाता है तो उसके लिए दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो उनके लिए एक बेकार चीज भी एक हथियार बन जाती है। हाँ, ऐसे दिमाग के लिए एक साधारण सा रबर बैंड, एक पुराना गत्ते का डिब्बा या प्लास्टिक की कोई खाली बोतल सिर्फ कचरा नहीं रह जाती, वो एक टूल फॉर सर्वाइवल यानी जीवित रहने का साधन बन जाती है। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी बात है। जब ऐसा दिमाग किसी भी चीज को कूड़ेदान में डालता है तो वो उसे सफाई के रूप में नहीं बल्कि खुद के लिए एक खतरा पैदा करने के रूप में दर्ज करता है। तो वो असल में अपने ही बचाव तंत्र को तोड़ रहा होता है। बिल्कुल। जो दिमाग संसाधनों की कमी का आघात झेल चुका है उसके लिए कुछ भी बर्बाद करना एक गहरे अपराध बोध और पैनिक को जन्म देता है। उन्हें लगता है कि वे उस सुरक्षा कवच को फेंक रहे हैं जो उन्होंने सालों की मेहनत से जमा किया है। यही कारण है कि वो प्लास्टिक का डिब्बा शेल्फ पर ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसे फेंकने से जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा पैदा होती है उसका सामना बहुत मुश्किल होता है। ये सच में बहुत ही संवेदनशील और आंखें खोलने वाला बिंदु है। मतलब एक रबर बैंड असल में रबर बैंड है ही नहीं, वो सुरक्षा का एक प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने कभी ऐसी कमी का सामना नहीं किया? जो लोग सर्वाइवल के डर में नहीं जी रहे हैं वे भी तो कई बार चीजें जमा करते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो ऐसे मामलों में उपयोगिता और सर्वाइवल का डर तो कारण नहीं हो सकता, फिर क्या वजह होती है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि उन लोगों का क्या जो दुनिया को बहुत ही गहराई से महसूस करते हैं। गहराई से महसूस करते हैं मतलब जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं? हाँ, जो लोग स्वभाव से बहुत अधिक संवेदनशील और सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उनका चीजों के साथ रिश्ता बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, वो कैसे? ऐसे लोगों के लिए भौतिक वस्तुएं केवल चीजें नहीं हैं, बल्कि वे विशिष्ट भावनाओं, पलों और अनुभवों की चाबियां यानी कीज हैं। इसे मनोविज्ञान में मेमोरी फेयर या स्मृतियों का डर कहा जाता है। मेमोरी फेयर? इसका मतलब है कि वे वस्तुएं एक तरह की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का काम करती हैं। बिल्कुल। जैसे अगर वो वस्तु नहीं रही तो वो भावना भी हमेशा के लिए खो जाएगी। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। संवेदनशील दिमाग को ये लगने लगता है कि उसकी अपनी याद रखने की क्षमता काफी नहीं है। उसे अपनी खुद की याददाश्त पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि अगर वो पुरानी मूवी का टिकट जो उसने अपनी पहली डेट पर खरीदा था घर से बाहर चला गया तो उस दिन बिताई गई वो शाम, वो हंसी, वो नर्वसनेस, सब कुछ दिमाग से हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो वस्तुएं उन यादों का एक भौतिक बैकअप बन जाती हैं। हाँ, और जब ये डर हावी होने लगता है तो इंसान का अपना ही घर एक अजीबोगरीब म्यूजियम या संग्रहालय में तब्दील हो जाता है। एक ऐसा म्यूजियम जहां कोई घूमने नहीं आता। सही कहा। लेकिन जो सिर्फ अतीत के हर एक भावनात्मक अनुभव को सेव करके रखने की कोशिश में बनाया गया है। अपने ही घर को अतीत का म्यूजियम बना लेना ये सच में एक बहुत ही भारी विचार है। लेकिन एक और पहलू है जो मुझे लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत मेल खाता है। वो क्या? देखिए, हर इंसान अतीत के म्यूजियम में नहीं जी रहा और हर इंसान सर्वाइवल के डर से भी नहीं जूझ रहा। हाँ, ये सच है। कई बार पुरानी चीजों को फेंकने में असमर्थता का कारण सिर्फ और सिर्फ मानसिक थकान होता है। हमारे स्रोतों में इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहा गया है। ओह, कॉग्निटिव ओवरलोड, ये आजकल बहुत आम है ना? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां इंसान दिन भर काम करता है, तनाव झेलता है, सैकड़ों फैसले लेता है, तो दिन के अंत में उसका दिमाग पूरी तरह से थक चुका होता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और बायोलॉजिकल पहलू है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। मतलब सिर्फ सोचने में ऊर्जा लगती है? बिल्कुल। हमारा दिमाग फैसले लेने के लिए सचमुच में ग्लूकोज और ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। अरे वाह! चाहे फैसला ये हो कि कंपनी में किसी कर्मचारी को निकालना है या फिर ये फैसला हो कि एक पुरानी पेन को फेंकना है या नहीं, दिमाग के लिए फैसला तो फैसला है और दोनों में ऊर्जा खर्च होती है। तो जब कोई इंसान शाम को 7 बजे काम से लौटता है और उस पुरानी पेन या केबल के ढेर को देखता है तो उसके दिमाग को हर एक वस्तु के लिए एक नया फैसला लेना होता है। हाँ, उसे खुद से पूछना पड़ता है, क्या मुझे इसे रखना चाहिए? क्या मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी? क्या मैं इसे फेंक कर गलती कर रहा हूं? सही कहा। जब दिमाग पहले से ही कॉग्निटिव ओवरलोड का शिकार होता है, उसका डिसीजन टैंक पूरी तरह से खाली हो चुका होता है। डिसीजन टैंक खाली हो गया मतलब अब वो फैसला नहीं ले सकता। बिल्कुल। उसमें इस नए निर्णय चक्र से गुजरने का ईंधन ही नहीं बचता। उस वक्त एक साधारण सी केबल को फेंकने का फैसला लेना भी दिमाग को कोई जटिल गणित हल करने जैसा लगता है। और इसीलिए फैसला लेने के उस दबाव से बचने के लिए
दिमाग डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। और वो डिफॉल्ट मोड क्या कहता है? वो कहता है, मैं इसके बारे में अभी नहीं सोच सकता, इसे यहीं रहने दो। बिल्कुल। उस सामान को वहीं कोने में पड़े रहने देना सबसे आसान और सुरक्षित विकल्प लगता है। ये कोई सक्रिय विकल्प नहीं है, बल्कि ऊर्जा की कमी के कारण पैदा हुई एक निष्क्रियता है। हाँ, और समय के साथ ये बाद में सोचूंगा वाली आदत एक पहाड़ बन जाती है। एक ऐसा पहाड़ जिसे देखकर और डर लगता है। सही कहा। वो कोना जो एक दिन के थकान के कारण अनदेखा गया था, सालों बाद एक ऐसा ढेर बन जाता है जिसे देखकर ही घबराहट होने लगती है। और तब उसे साफ करने के लिए और भी ज्यादा मानसिक ऊर्जा की जरूरत पड़ने लगती है, जो कि एक दुष्चक्र यानी विशियस साइकिल बन जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने बहुत कुछ समझ लिया है। हाँ, हमने कई पहलू देखे। हमने पहचान के संकट को समझा कि कैसे टैटू न बनवाने की तरह लोग पुरानी चीजों से पहचान बांध लेते हैं। हमने भविष्य के डर और एमिगडाला के सर्वाइवल पैटर्न को गहराई से देखा। संवेदनशील लोगों के मेमोरी फेयर को भी समझा। बिल्कुल। और ये भी देखा कि कैसे दिन भर की थकान दिमाग का सारा ग्लूकोज सोख लेती है, जिससे हम एक पेन फेंकने का फैसला भी नहीं ले पाते। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। ये सबसे जरूरी सवाल है। हम इसका करें क्या? अगर ये सब हमारे दिमाग का खेल है, तो इस खेल को कैसे रोका जाए? इस समस्या का समाधान बहुत ही सीधा है, लेकिन वो समाधान सोच विचार से नहीं, बल्कि कर्म यानी एक्शन से शुरू होता है। एक्शन से? सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा? नहीं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम उस कचरे को देखते हैं और अपने दिमाग के अंदर ही सफाई की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहते हैं। हाँ, इस वीकेंड में पूरा घर चमका दूंगा। बिल्कुल, ये आंतरिक दोहराव है, लेकिन ये सिर्फ विचार बन के रह जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि इस मानसिक चक्कर को तोड़ने का एकमात्र तरीका बाहरी गतिविधि की ओर बढ़ना है। मतलब कुछ फिजिकली करना होगा? हाँ, आपको प्रेरणा का इंतजार नहीं करना है, बल्कि एक छोटा सा कदम उठाना है। यानी हमें किसी बहुत बड़ी योजना की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी तुरंत एक छोटी सी शारीरिक क्रिया करनी है। बिल्कुल सही। पूरे घर को साफ करने का भारी भरकम लक्ष्य बनाने के बजाय सिर्फ एक दराज या सिर्फ एक शेल्फ को साफ करने का फासला लेना। हाँ, जब हम ये एक छोटा सा कदम उठाते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग को ये न्यूरोलॉजिकल संदेश दे रहे होते हैं कि हम नियंत्रण में हैं। हम अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। सही बात है। ये छोटे छोटे कदम दिमाग को ये सिखाते हैं कि किसी चीज को फेंकने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा, नहीं हमारी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे अहम बिंदु यही है कि इंसान का घर और उसकी जगह उस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए जो वो आज है। ना कि अतीत के उन भूतों के लिए जो वो कभी हुआ करता था। बिल्कुल। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अपने वर्तमान को सांस लेने के लिए जगर देना। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? हमने इस पूरी गहन चर्चा में ये देखा कि कैसे हमारी मानसिक स्थिति, हमारे डर, हमारे सर्वाइवल पैटर्न और हमारी अतीत से चिपके रहने की आदतें हमारे आसपास के भौतिक कचरे के रूप में प्रकट होती हैं। हाँ, हमारा आसपास का माहौल हमारे दिमाग को दर्शाता है। यानी हमारा कमरा हमारे दिमाग की स्थिति का एक सीधा आईना है। लेकिन अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को पलट कर देखें, मेरा मतलब है, एक पल के लिए सोचिए। क्या सोचें? अगर हमारे आसपास का भौतिक कचरा हमारी मानसिक स्थिति का आईना है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? इसका उल्टा? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई इंसान खुद को मजबूर करके उस भारी हिचकिचाहट और घबराहट के बावजूद अपना कमरा साफ कर दे, उन पुरानी चीजों को फेंक दे, हाँ, तो क्या वो बाहरी सफाई उसके दिमाग के पुराने सर्वाइवल पैटर्न और मेमोरी फियर को भी मिटा सकती है? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? क्या पुरानी और बेकार चीजों को कचरे के डिब्बे में डालने की वो एक छोटी सी शारीरिक क्रिया वास्तव में इंसान की वर्तमान पहचान को फिर से आकार दे सकती है? ये तो दिमाग को रिवर्स इंजीनियर करने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। क्या हम सफाई के जरिए अपने ही दिमाग को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो केवल एक कमरे को साफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को एक नए सांचे में ढालने के बारे में है। ये सच में श्रोताओं के लिए सोचने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। तो शायद अब समय आ गया है कि हम सब अपने आसपास की चीजों को देखें और ये सोचें कि क्या वो चीजें हमारे आज के स्वरूप को दर्शाती हैं या फिर वे सिर्फ हमारे अतीत की परछाइयां हैं। सही कहा। इस एक बड़े सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।